राजा, यदि तुमने अपनी पुत्री का वध स्वयं नहीं किया तो हम उसे मार डालेंगे। इतना कहकर सभी राजकुमारी के पीछे तलवार लेकर दौड़ पड़ते हैं। काशी के राजा सूतक दत्त और उनकी पत्नी अमाया दोनों ही प्रजा को अपने पुत्र पुत्री के समान मानते थे। विवाह के कई वर्षों के पश्चात भी उन्हें अभी तक संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी। मेरे बाद इस राज्य की देखभाल कौन करेगा? अरे पुत्र तो छोड़ो, हमारे पास कोई पुत्री भी नहीं है जो हमें माता पिता कहकर पुकारे। अवश्य ही हमने पिछले जन्म में कुछ कुकर्म किए होंगे, जिस कारण इस जन्म में हमें ये दिन देखने पड़ रहे। तभी दासी सुकन्या वहाँ आती है और कहती है, राज्य में एक बहुत बड़े ज्योतिषी पधारे हैं और आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं। राजा और रानी अमाया तुरंत दौड़कर उस ज्योतिष के पास जाते हैं। पधारिए देवता, हमारे राज्य में आपका स्वागत है। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि आपका आगमन हुआ। मैं अपने हाथों से आपके लिए भोजन बनाऊंगी ताकि आपकी सेवा सत्कार में कोई कमी न रह जाए। क्या बात है महाराज, आपके मुख पर ये चिंता की रेखाएं क्यों? हे प्रभु, मेरे पास दुनिया जहां का सुख है, लेकिन मैं एक सुख से वंचित हूँ और वो सुख सबसे बड़ा होता है। और वो सुख क्या है महाराज? संतान सुख। मनुष्य जीवन में संतान का सुख सबसे बड़ा होता है, और इतने बड़े राज्य का राजा होकर भी मैं अभी तक इस सुख से वंचित हूँ। आप मेरा हाथ देखकर बताइए कि क्या सचमुच मेरी हस्तरेखाओं में संतान सुख नहीं है? हाँ, क्यों नहीं महाराज, अवश्य लाइए दिखाइए। आपके भाग्य में एक दिव्य संतान का सुख है महाराज। आपके होने वाली संतान के पास दिव्य शक्तियां होंगी। क्या सचमुच देवता? हाँ महाराज, ऐसा ही होगा। ज्योतिषी के कहे अनुसार कुछ समय बाद राजा के घर में एक पुत्री का जन्म होता है। राजा राजकुमारी का नाम दिव्या रखते हैं। राजा और रानी अमाया दोनों दिव्या को बेहद प्यार करते हैं। एक दिन राजकुमारी दिव्या दासी सुकन्या की पुत्री के साथ बगीचे में खेल रही होती है। अरे रुको, वहाँ मत जाओ, तुम गिर जाओगी, तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे। अरे तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता। थोड़े ही समय में दासी की पुत्री गिर जाती है और उसके हाथ पैर दोनों टूट जाते हैं। दासी की पुत्री रोने और चिल्लाने लगती है। ये सब कुछ राजकुमारी के कारण हुआ है। राजकुमारी चुड़ैल है, ये जो भी कहती है सब सच हो जाता है। तभी दासी वहाँ आ जाती है और अपनी पुत्री को वहाँ से गोद में उठाकर लेकर चली जाती है। राजा ये सब कुछ दूर से देख रहे होते हैं। आपने देखा, इस दासी की पुत्री ने हमारी राजकुमारी को चुड़ैल कहा। अरे वो बच्चे हैं, उनमें ऐसा हो जाता है। राजा को ज्योतिष की कही हुई बात याद आ जाती है कि उनके संतान एक दिव्य शक्ति के साथ पैदा होगी, लेकिन अभी तक राजा ये नहीं समझ पा रहे थे कि राजकुमारी की दिव्य शक्ति क्या है। राजा सच में डूबे हुए थे। तभी राजकुमारी दिव्या वहाँ आती है। पिताजी, आप मेरे साथ खेलने चलिए। नहीं राजकुमारी, अभी मैं व्यस्त हूँ, मेरे पास अभी समय नहीं है। यदि आप मेरे साथ खेलने नहीं चलेंगे तो आप जिस स्थान पर खड़े हैं वहाँ की छत टूटकर गिर जाए। इतना कहकर राजकुमारी वहाँ से चली गई। अरे ये कैसी बातें कर रही हो तुम राजकुमारी? मैंने इसे बहुत मजबूती से बनवाया है, भला ये कैसे संभव है? राजा जैसे ही अपना कदम पीछे लेते हैं, छत टूटकर गिर जाती है। राजा को अब पता चल चुका था कि राजकुमारी दिव्या के पास कौन सी अनोखी शक्ति है। रानी अमाया, रानी अमाया! क्या हुआ महाराज, आप इतने चिंतित क्यों हैं? अरे बरसों पहले ज्योतिष ने जो बात कही थी वो सच हो गई है। हमारी पुत्री
सचमुच अनोखी राजकुमारी है। क्या बात कर रहे हैं? हमारी पुत्री तो बिल्कुल सामान्य है। और किसी ज्योतिषी की बात पर विश्वास है आपको? एक ज्योतिषी हमारे राज्य में आए थे और उन्होंने भविष्य देखकर बताया था कि हमारे जीवन में संतान सुख है और हमारी संतान दिव्य शक्ति के साथ पैदा होगी। और हमारी अनोखी राजकुमारी की दिव्य शक्ति ये है कि राजकुमारी यदि गुस्से में कुछ बोलती हैं तो वो सत्य हो जाता है। देखा रानी आपने? कैसी बातें कर रहे हैं आप? मुझे विश्वास नहीं। अरे चलो चलो, स्वयं अपनी आंखों से देख लो, तब तुम्हें यकीन होगा। हमें भी पहले नहीं हुआ था। आओ आओ चलो। राजा और रानी दोनों राजकुमारी दिव्या के पास जाते हैं। मेरी पुत्री को सब पता है। बताओ बेटी, अभी थोड़ी देर बाद इस कमरे में क्या होगा? ये मैं कैसे बता सकती हूँ? मुझे तो कुछ नहीं पता। अरे अमाया, इसको गुस्सा दिलाओ तब ये कुछ बोलेगी। ऐसे नहीं बोलती है। कुछ करो। पिताजी को तंग करते हैं। चलो हम ये महल छोड़कर आपके नाना के घर चलते हैं। नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना। मुझे वो जगह पसंद नहीं। तुम्हारे नाना श्री तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। चलो हम वहाँ चलते हैं। मुझे गुस्सा मत दिलाओ माँ। लेकिन राजकुमारी, इससे पहले कि रानी अमाया कुछ बोलती, राजकुमारी ने गुस्से में रानी अमाया की बात को काटते हुए कहा, 2 दासियां ये खबर लेके आएंगी कि हमारे नाना श्री स्वर्ग को प्राप्त हो गए। क्या बकवास करती हो? मेरे पिता बिल्कुल स्वस्थ हैं और ठीक हैं। ये सब तुम मनगढ़ंत कहानियां बना रही हो। मेरे पिता के बारे में तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? राजा और रानी अमाया अभी राजकुमारी के कमरे में बैठे होते हैं, तभी 2 दासियां एक साथ आती हैं। महारानी, आपके पिता के घर से संदेश आया है। रानी अमाया चौंक गई और पूछा, जल्दी बताओ क्या हुआ? आपके भाई ने संदेश भेजा है कि पिताश्री अब नहीं रहे। रानी अमाया चक्कर खाकर वहीं गिर पड़ती है। कुछ दिनों बाद राजा और रानी अमाया बैठकर बातचीत कर रहे होते हैं। ये किस प्रकार की संतान है? यदि राज्य में किसी को इस विषय में पता लग गया कि हमारी बेटी अनोखी राजकुमारी है, तो कोई भी इसका सम्मान नहीं करेगा। अब जब जब राजकुमारी को गुस्सा आएगा तब तब कुछ न कुछ बुरा होगा। यदि प्रजा में ये बात फैल गई कि राजकुमारी के बुरा बोलने से वो हो जाता है, तो सभी से मार डालेंगे। इस प्रकार राजा और रानी अमाया ने निर्णय लिया कि अब से राजकुमारी दिव्या से कोई नहीं मिल सकता। राजकुमारी दिव्या के लिए अलग से एक ऐसा महल तैयार किया गया जहां किसी को भी आने जाने की अनुमति नहीं थी। कुछ सालों बाद जब राजकुमारी बड़ी हो जाती है और गुप्त महल में रहती है, तब केवल राजा और रानी अमाया ही राजकुमारी से मिल सकते हैं। माँ, क्या दुनिया केवल इतनी ही बड़ी है? क्या इस दुनिया में सिर्फ हम 3 लोग हैं? नहीं पुत्री, ये दुनिया तो बहुत बड़ी है। तो फिर मेरा जीवन इतना सीमित क्यों है? मैं आप दोनों के अलावा किसी और से नहीं मिलती। समय की प्रतीक्षा करो पुत्री, एक दिन तुम भी बाहर निकलोगी। आप दोनों की वजह से मैं यहाँ हूँ। आप दोनों केवल बाहरी दुनिया के विषय में बात करते हैं, मुझे कभी दिखाते नहीं। मेरी प्यारी राजकुमारी, तुम्हें गुस्सा नहीं करना है। जो भी बोलना है वो प्रेम से बोलना है। ओ मेरी प्यारी राजकुमारी, राजदुलारी, आपको गुस्सा नहीं करना है। जब समय आएगा तब हम आपको यहाँ से बाहर लेकर जाएंगे, ठीक है? राजा और रानी अमाया गुप्त महल से बाहर चले जाते हैं। अब राजकुमारी बड़ी हो गई है, आखिर कब तक उन्हें दुनिया से दूर गुप्त महल में रखेंगे? किंतु हम कर भी क्या सकते? आप तो राजकुमारी का गुस्सा जानती हैं। जब वो लोगों के बीच में जाएंगी और यदि उसने कुछ अशुभ बात की तो बस वो सत्य हो जाएगा, और क्या। तो क्यों ना हम कुछ दासियों को राजकुमारी के साथ भेजें, वो उनके साथ अपना मन बहलाया करेगी। नहीं 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 नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होगा, आप चिंता ना करें।
किंतु महाराज, आज तक राजकुमारी ने आपके और मेरे सिवा दूसरे को किसी मनुष्य के साथ समय नहीं बिताया। हमें राजकुमारी को धीरे धीरे दूसरे लोगों से मिलवाना चाहिए। ठीक है, यदि आप कहती हैं तो कुछ चुनी हुई दासियों को राजकुमारी के साथ भेज दीजिए। ठीक है। रानी अमाया दासियों को अच्छी तरह से समझा बुझाकर गुप्त महल में राजकुमारी के साथ समय बिताने के लिए भेज देती है। रानी अमाया सबको समझाती है कि ऐसा कोई कार्य नहीं करना है जिससे राजकुमारी को गुस्सा आए। दासियां राजकुमारी के पास पहुंचती हैं। तभी रानी अमाया वहां आती है और दासियों से राजकुमारी का परिचय करवाती है। अरे वाह, तुम सब तो मेरी तरह हो। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें कहीं देखा है। हम बचपन में साथ खेला करती थी राजकुमारी, किंतु देखो, राजा और रानी अमाया ने मुझे इस प्रकार गुप्त महल में कैद कर दिया। आप यहाँ बड़े सुख से हैं राजकुमारी, आपको कोई समस्या नहीं है। क्या तुम्हें पता है मेरे साथ ऐसा क्यों है? ताकि कोई हमारी सुंदर राजकुमारी को देखकर उस पर मोहित ना हो सके। राजकुमारी दासियों के साथ खुश और अच्छा महसूस करती है। एक दिन राजकुमारी दासियों के साथ योजना बनाती है। अब मैं इस गुप्त महल में नहीं रह सकती, मुझे यहाँ से बाहर जाना है। किंतु आपको आज्ञा नहीं है राजकुमारी। मैं राजकुमारी हूँ, मुझे किसी से आज्ञा लेने की आवश्यकता नहीं है। किंतु अगर आप यहाँ से गई तो राजा और रानी अमाया हम सबको मार डालेंगे। मूर्ख दासी सुकन्या, राजकुमारी को रोकने से पहले तुम्हारी जबान कट जाए। राजकुमारी के इतना कहते ही उस दासी सुकन्या की जीभ कटकर नीचे गिर गई। सभी दासियां इधर उधर भागने लगी। अरे राजकुमारी चुड़ैल है, राजकुमारी चुड़ैल है, दासी सुकन्या की जीभ कट गई, दासी सुकन्या की जीभ कट गई। क्या हुआ? तुम सब इस तरह क्यों भाग रही हो? हमें नहीं रहना आपकी चुड़ैल बेटी के साथ, उसकी वजह से हमारे साथी की जीभ कट गई। क्या बकवास करती हो तुम सब? मेरी राजकुमारी चुड़ैल नहीं है। अब हम ये बात पूरी प्रजा में जाकर बताएंगे, हमारे साथी की जीभ कट गई। सैनिकों, इनको ले जाओ, कारागार में डाल दो, ले जाओ यहाँ से। राजा ने तुरंत सैनिकों को बुलाकर सभी दासियों को कारागार में डलवा दिया, ताकि ये बात प्रजा में न फैले। अब क्या होगा महाराज? अब हम अपनी पुत्री की रक्षा किस प्रकार करेंगे? मैंने कहा था आपसे रानी अमाया कि राजकुमारी को किसी और से ना मिलवाइए, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं मानी। किंतु अब हम क्या करेंगे? उधर राजकुमारी दासी सुकन्या की जीभ कटने के बाद बेहद दुखी थी। राजकुमारी को समझ में आ चुका था कि क्यों राजा और रानी अमाया राजकुमारी को बाहर नहीं जाने देते। हमें किसी भी हाल में अपनी पुत्री की रक्षा करनी होगी। धीरे धीरे दासियों के माध्यम से प्रजा में ये बात फैलने लगी कि राजकुमारी चुड़ैल है, इसीलिए राजा और रानी अमाया ने उसे छुपा कर रखा है। एक दिन राजा के दरबार में दो व्यक्ति आए। कहो, क्या समस्या है? समस्या तो बहुत गंभीर है महाराज। शायद आप राजा होकर भी इसका समाधान ना कर पाए। मैं यहाँ पर न्याय पाने की इच्छा से आया हूँ। ये राज दरबार में खड़े होकर किस प्रकार की बातें कर रहे हो तुम? मैं राजा हूँ, समस्या बताओ, तुम्हें अवश्य न्याय मिलेगा, बोलो। महाराज, ये देखिए, ये मेरी पत्नी है। इस दासी सुकन्या को तो आप पहचानते होंगे। हाँ, किंतु ये तो महाराज, ये वही दासी सुकन्या है जिसे आपने मृत समझकर महल से दूर फेंक दिया था। क्या हुआ महाराज? इस दासी सुकन्या को आप भूल तो नहीं गए? ये वही दासी सुकन्या है जिसने आपकी आवाज खो दी। ये सब कैसे हुआ? कोई मुझे बताएगा क्या हुआ है ये सब?
अरे भाई, न्याय करने वाला राजा इस प्रकार झूठ बोलता हुआ अच्छा नहीं लगता। ये सब कुछ आपकी चुड़ैल पुत्री के कारण हुआ है। क्या बकवास बातें करते हो तुम? मेरी पुत्री चुड़ैल नहीं है, उसको आज तक किसी ने नहीं देखा। दासी सुकन्या इशारे से बताती है कि राजकुमारी शक्ल से सुंदर है किंतु जबान से बुरी है। आप तो न्याय की बातें करते थे महाराज, अब बताइए भला मेरी पत्नी को न्याय कैसे मिले? बोलिए, क्या हो गया? राजा असमंजस में पड़ जाते हैं। राजा दासी सुकन्या और उसके परिवार को कल आने के लिए कहते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा। ये किस प्रकार की स्थिति आन पड़ी है महारानी? जिस पुत्री को हमने इतने सालों से हमने बचा कर रखा सबसे, आज उसे सभा में दंड देने का समय आ गया। क्या हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है? नहीं बचा रास्ता कोई। अब हमारी इकलौती पुत्री को सभा में ले जाकर दंड दिया जाएगा। किंतु मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगली सुबह राजकुमारी को राज्य में प्रस्तुत किया जाता है। जिसने तुम्हें कष्ट पहुंचाया वो तुम्हारे सामने है। कहो, तुम्हें किस प्रकार का न्याय चाहिए? महाराज, जिस प्रकार मेरी पत्नी की जीभ इस चुड़ैल के कहने से कटकर गिर गई, उसी प्रकार इस चुड़ैल की जीभ भी काट दी जाए, तभी मुझे न्याय मिलेगा। और इस प्रकार राजकुमारी को दंड स्वरूप में उसकी जीभ काट दी जाती है ताकि वो कभी बोल ना पाए। जल्दी करो पुत्री, इससे पहले कि तुम्हें कोई वहाँ देख ले, तुम्हें इस महल से दूर जाना होगा। किंतु आप मुझे इस प्रकार दासी सुकन्या के वेश में कहाँ भेज रही हैं? मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझ पर विश्वास करो। रानी अमाया राजकुमारी को दासी सुकन्या के कपड़े पहनाकर महल से बाहर भेज देती है और स्वयं सोचने लगती है कि कैसे उन्होंने अनोखी राजकुमारी को बचाने की योजना बनाई। दरअसल रानी अमाया ने एक दासी सुकन्या को खूब लालच दिया और उसे राजकुमारी के वस्त्र पहनाकर महल में सबके सामने प्रस्तुत किया। चूंकि राजकुमारी को किसी ने नहीं देखा था और स्वयं राजा भी उसे नकली राजकुमारी को पहचान नहीं पाए और दंड उस नकली राजकुमारी को मिला, जबकि असली राजकुमारी महल से बाहर जा चुकी थी। उधर राजकुमारी, कितनी सुंदर दुनिया है ये, जिससे मैं अब तक वंचित थी। मेरे माता पिता ने मुझे छुपा कर रखा, किंतु अब मैं आजाद हूँ। दासी सुकन्या बनकर भी जीवन में कितनी प्रसन्नता है। राजकुमारी दासी सुकन्या बनकर हर जगह घूमती है और सब जगह जा जाकर देखती है। उधर राजा नकली राजकुमारी को देखकर शोक मना रहे होते हैं कि उनकी पुत्री अब कभी बोल नहीं सकती। रानी अमाया ने भी राजा को कुछ नहीं बताया। इस प्रकार घूमते घूमते राजकुमारी पड़ोस के देश में पहुंच जाती है और वहां पर छोटी सी कुटिया बनाकर रहने लगती है। जब उस देश के राजा को पता चला कि राज्य में कोई नई सुंदर स्त्री आई है, तब उसने उससे मिलने की इच्छा जताई। सुना है राज्य में कोई सुंदर दासी सुकन्या आई है जो अकेले रहती है। हाँ महाराज, देखने में किसी हूर की परी से कम नहीं है। ठीक है, तो दर्शन कराओ उसके, हम देखना चाहते हैं उसे, ले आओ। किंतु महाराज, इस प्रकार एक राजा होकर दासी सुकन्या पर नजर मारना माफ करिए, अच्छी बात तो नहीं है। अच्छा, तो तुम मुझे अब नैतिकता सिखाओगे? महाराज, मेरा मतलब तो यह था कि पहले आप दासी सुकन्या को मत देखिए, पहले मैं देख कर आता हूं ना। नहीं, हम दोनों साथ चलेंगे और देख कर आएंगे कि वो किस प्रकार की स्त्री है। राजा और मंत्री दोनों सिपाही का वेश बनाकर राजकुमारी की कुटिया में पहुंच जाते हैं और दूर से राजकुमारी के कार्यों को देखने लगते हैं। अद्भुत अद्भुत अद्भुत,
ये तो बड़ी ही सुंदर है। इसे तो मेरे महल में होना चाहिए। हाँ, किंतु ये बड़ी तेज है महाराज, ऐसा लगता है देखकर। कहाँ ये सुंदरी राजकुमारी और कहाँ आप? तुम कहना क्या चाहते हो मंत्री? खैर, अब तो मैं इस दासी सुकन्या को अपने महल में ले जाकर रहूंगा। और जाओ, इसे हमारा प्रस्ताव दो। महाराज, मैं? हाँ, तुम जाओ। है सुंदरी, तुम इस लोक की नहीं लगती हो। तुम तो बड़े ही सुंदर हो। हमारे राजा तुम्हें अपने महल में ले जाना चाहते हैं और वो तुम्हें रानी अमाया बनाकर रखेंगे। ये किस प्रकार का राजा है जो इतना नीच है? मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगी। यदि तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो अवश्य तुम्हें दंड भोगना होगा। दंड तो मैं तुम्हें देती हूँ, तुम्हारा शरीर अभी जल जाए। राजकुमारी के इतना कहते ही मंत्री का शरीर जलने लगा और वो वहीं पर राख हो गया। ये क्या हो रहा है? ये तो कोई जादूगरनी लगती है। इसने एक शब्द से मेरे मंत्री को जला दिया। इसका जीवित रहना सही नहीं है। ये कोई साधारण दासी सुकन्या नहीं है। राजा वहाँ से चला जाता है और अगले दिन ढेर सारे सैनिकों के साथ तलवार लिए हुए राजकुमारी की कुटिया को घेर लेता है। बाहर आओ दुष्ट कन्या। इतना सुनते ही राजकुमारी बाहर आती है। सबसे पहले इस दुष्ट कन्या का मुंह बांधो ताकि ये कुछ बोल ना सके। जाओ। सैनिक राजकुमारी की ओर आगे बढ़ते हैं और तुरंत उसका मुंह बांध देते हैं। राजकुमारी महल में बंदी हो जाती है। पता लगाओ ये दासी सुकन्या कहां से है और कैसे इसके पास इतनी शक्ति है। सैनिक पता लगाने के लिए चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद एक सैनिक आता है और राजा को बताता है कि ये तो हमारे पड़ोसी देश के राजा सैन धर्म की पुत्री है और ये अनोखी राजकुमारी विशेष शक्तियों के साथ पैदा हुई है। तो फिर अब पड़ोसी देश को भी अपना समझो और क्या। राजा सूतक दत्त को एक पत्र लिखता है। महाराज सूतक दत्त, आपकी प्रिय पुत्री हमारे राज्य में मेहमान है, आकर उसे ले जाइए। राजा सूतक दत्त पत्र पाते ही घबरा जाते हैं और महल जाकर देखते हैं, लेकिन वहाँ पर राजकुमारी सो रही होती है। तभी रानी अमाया वहाँ आती है। महाराज, हमारी पुत्री नहीं है। दरअसल हमारी पुत्री तो पड़ोस के देश में दासी सुकन्या बनकर रह रही थी। उसे दंड से बचाने के लिए मुझे ये करना पड़ा। एक दंड से बचने के लिए आपने उसे दूसरा दंड दे दिया। अब वो किसी राज्य की बंदी है। हो सकता है कि उसकी जान के बदले में हमें अपना पूरा राज्य देना पड़े। ये क्या किया आपने महारानी? इतना कहकर राजा सैनिकों की टुकड़ी सजाते हैं और उसे लेकर पड़ोस के देश में राजा के पास पहुंच जाते हैं। आप हमारी पुत्री को छोड़ दीजिए और बताइए कि आपको बदले में क्या चाहिए। यदि आपको अपनी पुत्री चाहिए तो बदले में आपको सारा राज्य देना होगा महाराज सूतक दत्त। क्या? किंतु यह संभव नहीं है, असंभव है ये। उधर बंदी राजकुमारी कैद से निकलकर भागने लगती है। तभी महल में शोर हो जाता है कि राजकुमारी भाग निकली है। जो मुझे रोकने की कोशिश करेगा वो जल जाएगा। इस प्रकार राजकुमारी आगे बढ़ रही होती है। डर के मारे कोई भी राजकुमारी को रोकने की कोशिश नहीं करता है। ये लो। अब तो मेरी पुत्री स्वयं को बचा लेगी। आपकी कैद में नहीं है वो। अरे तुम सब देख क्या रहे हो? सबसे पहले जाओ उस राजकुमारी को पकड़कर उसका मुंह बांध दो, देखना भागने ना पाए। जाओ। राजा सूतक दत्त वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। ठहरो राजा, यदि तुमने अपनी पुत्री का वध स्वयं नहीं किया तो हम उसे मार डालेंगे। इतना कहकर सभी राजकुमारी के पीछे तलवार लेकर दौड़ पड़ते हैं और राजा
बेबस और लाचार होकर अपनी आंखें मूंद लेते हैं। तुम्हारी पुत्री को यदि कोई नहीं मार सकता तो तुम्हें उसे स्वयं मारना होगा। सोच लो, अब तुम्हें अपना राज्य चाहिए या पुत्री? मैं एक राजा हूं और मुझे राज्य सुरक्षित चाहिए। मैं इस राजकुमारी का अंत स्वयं करूंगा। राजकुमारी जंगल में आगे आगे भागती है और पीछे पीछे राजा और उनके सेनापति भाग रहे होते हैं। तभी सामने से राजा सूतक दत्त तलवार लेकर आते हैं। राजकुमारी जैसे ही आगे बढ़ती है, राजा सूतक दत्त राजकुमारी के ऊपर वार कर देते हैं। पिताश्री, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं वही कर रहा हूं जिसमें मेरे राज्य की सुरक्षा है। राजा सूतक दत्त अपने तलवार लेकर राजकुमारी की जीभ को काट देते हैं, जिससे वो दोबारा कभी बोल ना पाए। राजा राजकुमारी को अपने महल ले जाते हैं। उधर पड़ोसी देश के राजा सैनधर्मा को लगता है कि राजकुमारी खत्म हो चुकी है। ये आपने क्या किया? अब हमारी पुत्री जीवन में कभी नहीं बोल पाएगी। राजकुमारी की जीवा यानी कि जीभ ही उसकी काल थी। जब राजकुमारी गुस्से में कुछ उल्टा बोलती थी तो वो सत्य हो जाता था। यदि राजकुमारी अपने गुस्से पर नियंत्रण रखती और सोच समझकर बोलती तो ऐसी स्थिति कभी नहीं आती। अब राजकुमारी सदा के लिए चुप हो गई, परंतु हमें प्रसन्नता है कि कोई तो है जिसे हम अपनी पुत्री कहेंगे। भले ही हम उसके मुख से पिता न सुन पाए, लेकिन हम तो कह सकते हैं, क्यों महारानी? इस अनोखी राजकुमारी की जीभ से अब कोई नुकसान नहीं होगा। मनुष्य को हमेशा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। गुस्से में बोली गई उल्टी सीधी बातें कई बार उसके जीवन में बड़े नाश करवाती है।